गठबंधन है कि जब तक आप साथ चल रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आपस में किसी बात को लेकर कह सकते हैं कि तालमेल गड़ बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतरे एक नाथ शिंदे का राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया खत्म। उद्धव की तरह हुआ शिंदे का हाल और शिंदे का रो रो कर हुआ बुरा हाल। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले क्या कहती है एक नाथ शिंदे की सियासी तबीयत और एक नाथ शिंदे का अगला क्या बड़ा रोल रहने वाला है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास मेहमान, खास सहयोगी अमन सर जुड़े हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर तबीयत की अगर बात करें तो इंसान की जो तबीयत है उसमें उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन जब सियासत की तबीयत में उतार चढ़ाव होता है तो ये नफा नुकसान तक आ जाता है। और जो सियासत में जो तबीयत हम देख रहे हैं वो एक नाथ शिंदे की जिस तरीके से खराब हुई है, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया, यानी कि हमारे जो गड्ढा खोदा उसी गड्ढे में आज एक नाथ शिंदे गिर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ती। और जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं, एक नाथ शिंदे के चेहरे पर खामोशी, चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, अजीत पवार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लेकिन ऐसे में सर ये भी देखा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना है, और कुछ डिमांड उन्होंने 3-4 शर्त की थी। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उनकी शर्तों को नहीं मानती है, फिलहाल तो वो ऑन द कैमरा ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जो है हम देवेंद्र जी को चाहते हैं कि सीएम बने, हमारे जो अजीत भाऊ हैं वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन वो खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो कितना सर आप इसमें बगावत जैसी जो चीज है वो कितना आप देख रहे हैं? और ये भी देख रहे हैं कि केवल विधानसभा के लिहाज से नहीं, लोकसभा के लिहाज से, सीटों के लिहाज से एक नाथ शिंदे की जो सांसद हैं, 7 सांसदों की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मायने रखती है। देखिए, जाहिर बात है दो तरफ से देख सकते हो आप। ये केंद्र में भी कहने के शिंदे के जो 7 सांसद हैं वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और जाहिर बात है कि अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो भले ही बीजेपी को उनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन उनका साथ रहना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भविष्य में अगर अजीत पवार कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाते हैं तो शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ अडिग होकर खड़े रहेंगे, यानी कि सरकार बचाने का काम करेंगे। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी को मुश्किल इस बात की कि उनके पास सीटें जो हैं वो 392-93 के आसपास सब मिलाकर नजर आती हैं, 292-93 के आसपास नजर आती हैं। ऐसे में अगर इस तरह से दल नाराज होकर जाने लगे तो बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लगातार उनका जो गुस्सा था उसको बीजेपी शांत करने का प्रयास कर रही थी कि भाई एक बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, अब बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनने दीजिए, बीजेपी की तरफ से जो देवेंद्र फडणवीस है उनके नाम का आप सपोर्ट करिए। और अब जब शिंदे को लग रहा था कि कहानी यहाँ से जा रही है, तब वो बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे अगर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनवाया है तो मैं भी उनको मुख्यमंत्री बनवाऊंगा। तो यहाँ पर लगभग चीज़ें अब कह सकते हैं कि सामान्य होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, या सबका तालमेल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा राहुल। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये देखने को मिलती है कि क्या वास्तव में ये तीनों जो दल हैं एक साथ मिलकर चलने वाले हैं आने वाले 5 साल तक, या फिर बीच में ही कोई बड़ी लड़ाई, बड़ी खटपट देखने को मिल सकती है। क्योंकि गठबंधन की गांठें कब खुल जाए नहीं कहा जा सकता। बड़ी बड़ी सरकारें हैं, आपने देखा कि चलती हैं, लेकिन जैसे समर्थन जो एक दूसरे को दिया होता है, जैसे आपस में कुछ तलखी बढ़ते हुए समर्थन वापस लेते हुए नजर आते हैं। आपने ढेरों एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे। अभी अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी और जेडीयू का अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे आपस में कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद होता है उसके बाद जेडीयू जो है आरजेडी से दामन छुड़ाकर बीजेपी की तरफ चली जाती है। तो यही गठबंधन है कि जब तक आप साथ चल रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आपस में किसी बात को लेकर कह सकते हैं कि तालमेल गड़बड़ाता है, तालमेल बिगड़ता है, तो उसके बाद जो पार्टियां होती वो दामन छुड़ाकर किसी और तरफ को जाती हुई नजर आती हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता हुआ नजर ना आए, ऐसी कोशिश बीजेपी लगातार करे, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 130-32 उनके विधायक हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी का पल्ला जो है वो भारी देखने को मिल रहा है। तमाम कोशिश शिंदे ने करके देख ली, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी ने शिंदे के नाम नहीं किया, और यहाँ पर अब शाम को देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगना तय है। तो ये मानकर चला जा सकता है कि हाथ पांव तो देवेंद्र जो कह सकते हैं एक नाथ शिंदे ने खूब चलाए, खूब मारे,
लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा उनको होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि अब वो एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर यानी डिप्टी सीएम के तौर पर वो काम करते हुए नजर आएंगे और बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार कह सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजीत पवार भी, एकनाथ शिंदे भी। और एकनाथ शिंदे ने भले ही मजाक के लहजे में कहा, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कह दी थी कि अजीत दादा जो हैं, इनको शपथ लेने का जो एक्सपीरियंस है वो सुबह में भी है और शाम में भी है। और मैं थोड़ा अगर पुरानी तस्वीरों को याद दिलाना चाहूँ तो जब वो शरद पवार के साथ अलग होकर आए थे बीजेपी की तरफ में, तो उस वक्त कुछ शाम का ही माहौल चल रहा था, जब कुछ शपथ ग्रहण समारोह जैसी चीज चल रही थी। उस चीज को यहाँ पर रिलेट करते हुए और ये भी कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि अजीत दादा पर आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर सुबह भी शाम को शपथ ले रहे हैं तो आप ये ले लीजिए कि भैया ये सुबह भी शपथ ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो है ये निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए और छठी बार अजीत पवार कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आने वाले हैं। लेकिन शिंदे ने मजाक के लहजे में जो बात कही है, वास्तव में उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि अजीत पवार की जो मंशा है, जो रुख है, वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से नहीं है। यहाँ तक फडणवीस ने कहा कि वो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर इस तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये फडणवीस और अजीत पवार के बीच में जो तल्खी थी उसकी एक बड़ी कह सकते हैं बानगी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप देखिए कि जब जो है नवाब मलिक को टिकट दिया जाता तब भी देवेंद्र फडणवीस नाराज हो जाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ये जो कई ऐसे मसले जिसके ऊपर अजीत पवार ने खुलकर कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया। यहाँ तक कहा कि अगर मेरे चाचा शरद पवार का किसी ने अपमान किया तो मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं होगा और मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये मिला जुला कर देखा जाए तो अजीत पवार और यहाँ पर उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी वर्सेस अगर हम देखें अजीत पवार गुट एनसीपी को, तो उनके बीच में जो एक जो विचारधारा का समन्वय होना चाहिए, विचारधारा का जो तालमेल होना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से जो शिंदे ने बात कही है उसका इशारा निकल कर ये आता है कि मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपकी विचारधारा से आता हूँ। हिंदुत्व की राजनीति आप करते हो तो हिंदुत्व की राजनीति मैं भी करता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन अजीत पवार के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है एक तरीके से वो जो सब धर्मों को, सब समुदायों को लेकर चलने वाली है। लेकिन बीजेपी और खासकर हम देख रहे हैं शिवसेना जो शिंदे गुट है, वो जो हिंदुत्व की राजनीति उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार हटते भी हैं, अजीत पवार जाते भी हैं, तो मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भाई अजीत पवार को सुबह भी शपथ लेने का अनुभव है और शाम को भी शपथ लेने का अनुभव है, यानी कि वो कभी भी शपथ ले सकते हैं, किसी के साथ भी उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देखिए कि जिस तरह से अब ये पूरा माहौल बन रहा है, सरकार चलाना देवेंद्र फडणवीस के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि विचारधारा की सबसे बड़ी लड़ाई है। मुस्लिम समुदाय को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनके अंदर एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वो पंचा लगाते हुए नजर आते हैं। तमाम सारी बातें कही थी। और यहाँ पर जो है जो अजीत पवार गुट है वो मुस्लिम को न टिकट देता है, बल्कि उनकी पार्टी से मुस्लिम चुनाव भी जीतते हैं। और अब ऐसा भी है कि मंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपस में तालमेल है किस तरह के बन पाएगा, क्योंकि एक तरफ कुछ और बात होती हुई नजर आती है, एक तरफ कुछ और बात होती हुई नजर आती है। और यहाँ से जो बीजेपी का रुख देखने को मिला है कि एक है तो सेफ है, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में कही गई हैं। अब अजीत पवार गुट जो है वो किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा, किस तरह से इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है तालमेल बैठाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि विचारधारा की बात करें तो अजीत पवार की जो विचारधारा है वो एकदम से अपोजिट मानी जाती है बीजेपी की विचारधारा से। और यहाँ पर कोई बड़ा स्टेप मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या अल्पसंख्यक के वर्ग के खिलाफ उठाया जाता है तो अजीत पवार इसका विरोध कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी कि नवाब मलिक को लेकर आपस में तनातनी का माहौल हो गया। अब अगर कोई मुस्लिम मंत्री अगर अजीत पवार की तरफ से बनेगा तो कहीं देवेंद्र फडणवीस उसके ऊपर सवाल ना उठाएं। तो ये जो तालमेल है ये मेरे ख्याल में उतना बेहतर नहीं है। अगर तालमेल ऐसा ही रहा तो आने वाले 5 साल सरकार चलाना देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए ये बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं कि क्या 5 साल भी ये सरकार चल पाएगी, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस शपथ जैसा कि लेने वाले, उनके शपथ लेने से पहले संशय उनके मन में जरूर है कि क्या जो सीएम वो बनेंगे, सीएम पद पर वो 5 साल तक रह पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो भरे मन से अजीत पवार को लेकर बात की और खुद शिंदे खामोश है, तो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि जो ट्रेन निकलने वाली है
कहीं वो बीच में ही ब्रेक ना हो जाए। हालांकि ये तो राजनीति है और जब जब उतार चढ़ाव इनमें होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नफा नुकसान जरूर होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगर खेल करते हैं तो क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक सीएम नहीं रह पाएंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और हमारे खास मेहमान जो हमारे सर मौजूद हैं उनको इजाजत दीजिए। नमस्कार।